नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब इंसान के पास न क्रेन थी, न सीमेंट थे, न बड़ी बड़ी मशीनें, तब वो लोग ऐसे भव्य और विशाल स्तूप कैसे बनाया करते थे? इतने बड़े पत्थर कैसे उठाए जाते थे, कहाँ से लाए जाते थे, और सबसे महत्वपूर्ण, ये सब काम आखिर कौन करता था? आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूँ जहाँ इतिहास, इंजीनियरिंग और मानव जज्बा तीनों मिलकर हमें चौंका देंगे। और हाँ, आखिर तक बने रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ अतीत ही नहीं, भविष्य की सीख भी छुपी हुई है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2500 साल पहले, जब महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण लिया। उस समय उनके अवशेषों को विभाजित करके अलग अलग राज्यों में बांटा गया और उन पर छोटे छोटे स्तूप बनवाए गए। यही परंपरा आगे चलकर इतनी विशाल हो गई कि भारत भर में और बाद में एशिया के कई देशों में भी भव्य बौद्ध स्तूप खड़े किए गए। ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि आस्था, कला और इंजीनियरिंग की मिसाल थी। कल्पना कीजिए, आप उस समय के एक आम इंसान हैं। सुबह आपके गांव में खबर आती है कि यहाँ बुद्ध के धातु यानी अस्थि अवशेष रखे जाएंगे। पूरा गांव इकट्ठा होता है, लोग अपना श्रमदान करते हैं, राजा धन देता है और भिक्षु संघ अनुष्ठान करते हैं। आपके सामने धीरे धीरे खड़ा होता है एक ऐसा स्मारक जो सिर्फ पत्थरों और ईंटों का ढेर नहीं, बल्कि आपके विश्वास का प्रतीक है। उसी क्षण आपको लगता है कि यह निर्माण आपके जीवन से बड़ा है और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ देगा। लेकिन सवाल यही है, ये भव्य स्तूप बनते कैसे थे? चलिए आपको उसी दौर में ले चलता हूँ। सबसे पहले जगह का चुनाव होता था। स्तूप हमेशा पवित्र स्थानों पर बनाए जाते थे, जैसे बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर या कोई बड़ा व्यापारिक मार्ग। जगह का चुनाव सिर्फ धार्मिक कारणों से ही नहीं, बल्कि तकनीकी कारणों से भी होता था। जमीन को परखा जाता था, ये देखा जाता था कि वो मजबूत है या धंस सकती है। आज हम उसे सॉइल टेस्टिंग कहते हैं, लेकिन उस समय भी अपने अनुभव से वे जमीन की ताकत पहचान लेते थे। जमीन तय हो गई तो शुरू होता था निर्माण। सबसे पहले खुदाई करके गहरी नींव डाली जाती थी। इस नींव में बड़े पत्थर और चूना गारा डाला जाता था, ताकि सदियों तक इमारत हिले नहीं। ये वही चूना था जिसमें गुड़, बेल का गोंद और कभी कभी दूध दही तक मिलाया जाता था, जिससे गारा और भी मजबूत हो जाता था। नींव तैयार होने के बाद असली कला शुरू हो जाती थी, गुंबद बनाने की। अर्धगोलाकार आकार का ये स्तूप हिस्सा स्तूप का दिल होता था। इसे परत दर परत ईंटों और पत्थरों से बनाया जाता था। हर परत पिछले से थोड़ी अंदर की ओर होती थी, जिससे धीरे धीरे गोलाई बनती चली जाती थी। आप सोच रहे होंगे, इतनी परफेक्ट गोलाई वो लोग कैसे बना लेते होंगे? इसके लिए उनके पास एक बेहद सरल लेकिन शानदार तकनीक हुआ करती थी। वे लकड़ी का एक बड़ा कंपास जैसा उपकरण बनाते थे, जिसे केंद्र में गाड़कर रस्सी से घुमाते थे। इसी से गोलाई तय होती थी। सोचिए, बिना कंप्यूटर और डिजाइन सॉफ्टवेयर के भी इतनी सटीकता थी उस समय। गुंबद के भीतर अवशेष रखे जाते थे। ये हिस्सा बेहद पवित्र माना जाता था। जब तक अवशेष स्थापित नहीं होते थे, काम शुरू ही नहीं होता था। इससे एक तरह से उस स्मारक की आत्मा बन जाती थी। अवशेष रखकर परतें चढ़ाई जाती थी और धीरे धीरे वो माउंट गुंबद में बदल जाता था। लेकिन सिर्फ गुंबद बनाकर काम खत्म नहीं होता था दोस्तों। स्तूप के चारों ओर बनाई जाती थी एक वेदिका, पत्थरों की घेराबंदी। यह न सिर्फ सुरक्षा के लिए होती थी, बल्कि प्रतीक भी कि पवित्र स्थल की सीमा कहाँ तक है। और फिर आते थे तोरण, यानी 4 भव्य दरवाजे। इन तोरणों पर उकेरी जाती थी जातक कथाएं और बुद्ध के जीवन की झलकियां। जब आप आज सांची स्तूप का तोरण देखते हैं, तो आपको महसूस होता है कि ये सिर्फ वास्तुकला नहीं, बल्कि उस दौर की कला का विश्वकोश है। अब सवाल उठता है, इतने बड़े पत्थर कहाँ से आते थे और कैसे लाए जाते थे? इसके लिए उस समय पत्थरों की खदानें खोली जाती थी। लोहे की छनी और हथौड़े से पत्थर काटे जाते थे। कई बार पत्थर में दरार डालकर उसमें पानी भर देते थे। मिट्टी, पत्थर, चूना, लकड़ी, ये सब प्राकृतिक थे। यही वजह है कि ये संरचनाएं पर्यावरण के लिए बोझ नहीं बनी, बल्कि उसका हिस्सा बनी। तो सोचिए, अगर हम आज भी आधुनिक इमारतें उसी सोच में बनाएं, टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और समाज को जोड़ने वाली, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें किस नजर से देखेंगी? दोस्तों, अगली बार जब आप सांची या सारनाथ के स्तूप के सामने खड़े हों, तो बस उसकी खूबसूरती मत देखिए, उसकी दीवारों पर उकेरी गई कहानियों को पढ़िए।
उस मिट्टी और पत्थर के पीछे छुपे पसीने और विश्वास को महसूस कीजिए। वो आपको बताएगा कि इंसान चाहे कितना भी मुश्किल में हो, अगर वो एकजुट हो जाए तो पत्थर भी पंखा की तरह हल्के हो जाते हैं। यही है असली सीख, अतीत से भविष्य तक। तो दोस्तों, उम्मीद है ये यात्रा आपको उतनी ही रोमांचक लगी जितना मुझे इसे आपके साथ साझा करते हुए लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सा स्तूप सबसे प्रेरणादायक लगता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, इन वीडियोज को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो ज्वाइन और थैंक्स फीचर्स के जरिए आप मेरे काम को सराह सकते हो, मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जरूर फॉलो करें। हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचक इतिहास और इंजीनियरिंग की कहानी में। तब तक के लिए जय भीम।